वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स पाठशाला में। तो आज हम लोग चालू करेंगे बहुपद और आज ही खत्म कर बने रहिए। आपके बहुपद के एक भी सवाल आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी मेरी है। जैसे कि बहुपद, बहुपद का नाम से ही पता चल रहा है बहुपद। बहु में दो टर्म, दो चीजें मिलकर बना हुआ है। एक है बहु और दूसरा है पद, ठीक है। बहु में क्या, जैसे कि एक समान से बहुत सारा समान बहुवचन कहलाता है, ठीक है। तो बहु मतलब क्या, बहुत, एक से अधिक। तो बहुत हो गया, बहु में बहुत। और पद में क्या हो गया, पद में मान लीजिए कि कोई बहुपद है 3x² माइनस 5x प्लस 4। इसमें कितना सारा पद है, तो एक पद, दो पद, तीन पद, मतलब कि पद हो गया, ठीक है। जिसको हम लोग पार्ट्स भी कहते हैं, कितना टुकड़ा है उसका, ठीक है। उसको हम लोग पार्ट भी कह सकते हैं। तो बहुत पद, जिसमें बहुत सारा पद होता है, उसको हम लोग बहुपद कहते हैं, ठीक है। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, जैसे कि यही एग्जांपल मैंने लिया है 3x² माइनस 5x प्लस 4। तो इसमें तो ये भी टर्म हो सकता था, x² भी अलग अलग टर्म, 5 भी, 3 भी, इतना भी। तो इस प्रकार से तो इसमें बहुत सारा टर्म हो जाता है, लेकिन हम लोग सिर्फ कह रहे हैं कि इसमें मात्र मात्र तीन टर्म है। कौन सा, एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म। इसको हम टर्म में क्यों नहीं ले रहे हैं, इसको अलग क्यों नहीं ले रहे हैं। तो देखिए, जब कोई चीज प्लस माइनस से अलग होगा, प्लस माइनस के सहायता से अगर अलग होगा, तब वह टर्म में जुड़ाएगा। जैसे कि देखिए, 5x² माइनस 3y प्लस 4, ये देखिए प्लस माइनस के साथ अलग हो रहा है, इसलिए इसमें तीन टर्म, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। जैसे कि देखिए 3y² माइनस XY ये इसमें कितना सारा टर्म है, तो इसमें एक टर्म और दो टर्म, मतलब कितना पद है, एक पद, दो पद, ठीक है। मतलब प्लस माइनस से जुड़ना चाहिए, ऐसे नहीं आप लोग गिन लीजिएगा कि एक टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे नहीं। जो प्लस माइनस से अलग हुआ हो, प्लस माइनस देखिए, माइनस से अलग कितना बार हो रहा है, एक बार और दो बार, इसलिए दो टर्म है, ठीक है। तो इस प्रकार से पद का मतलब यह होता है जो प्लस माइनस से अलग होता हो। तो हम लोग अभी भी देखें कि बहुपद में एक से ज्यादा पद होता है तो हम लोग बहुपद कहते हैं। बहुपद का और क्या कंडीशन है कि बहुपद में क्या क्या होता है, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मैं बहुपद ले रहा हूँ, 4x³ माइनस 3x² प्लस 4x, ठीक है, माइनस 3। जैसे कि ये कोई बहुपद है, इसमें देखिए क्या क्या है, जैसे कितना टर्म है, एक टर्म, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें कितने पद है, इसमें चार पद है। मैं एक पद को उठा कर देखता हूँ, 4x³ यहाँ पर देखिए, ये क्या, x क्या है और ये 4 क्या है। देखिए, जो x है वो क्या है, वो होता है चर, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं वेरिएबल। ये 4 क्या है, ये 4 है अचर, जिसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट, ठीक है। ये 3 क्या है, ये 3 है घात, जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में डिग्री। देखिए, हम यहाँ पर 4x³ को देख रहे हैं, तो 4x³ में जो 4 है वो क्या है, वो 4 है अचर पद, x क्या है चर, और जो 3 है वो क्या है, वो है घात, उसको हम लोग कहते हैं डिग्री। तो हम इसका मतलब समझते हैं कि 4 क्या है, x क्या है, वेरिएबल, मतलब कि जो बदलता रहता है, कांस्टेंट जो कभी भी नहीं बदलता है। चार का मान चार यहाँ पे भी सेम रहेगा, जापान में भी सेम रहेगा, इंग्लैंड में भी सेम, चार का मान चार ही रहेगा। ये नहीं कि जापान में जो चार यहाँ पर वो चार पाँच हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जापान में भी चार चार ही रहेगा, चाहे किसी भी देश में, चाहे जहाँ भी हो, चार चार ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। लेकिन एक्स का मान बदलता रहता है, एक्स का मान कभी एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिसका मान बदलता रहता है उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल, जिसका मान नहीं बदलता रहता है उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। अब जो चर पर, जो चर का जो पर घात होता है, जो चर का जो पावर होता है, उसी को हम लोग घात कहते हैं। जैसे चर के ऊपर कितना है, 3, तो इसका कितना डिग्री है, इसका कितना घात है, इसका घात 3 है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। और जो x के बगल में होता है वो, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो चार जो है वो कांस्टेंट भी है, अचर भी है, लेकिन दूसरा यह क्या है, इसको हम लोग कहते हैं गुणांक। गुणांक या कोफिशिएंट हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं। तो यहाँ इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अब दूसरा का टर्म हम लोग देख रहे हैं, क्या है, -3x²। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये क्या वेरिएबल है, वेरिएबल। ये 3 क्या है, ये कांस्टेंट है। ये 2 क्या है, वो घात है।
तो यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे कि कांस्टेंट कितना है, -3 है। हम लोग क्या पढ़े थे कि जो x के बगल बगल वाला होता है उसको हम लोग कोफिशिएंट या गुणांक भी बोलते हैं। तो इसमें x का गुणांक कितना है, तो x का गुणांक -3 है, माइनस के साथ लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर वेरिएबल क्या है, तो x है, और इसका घात कितना है, तो 2 है। देखिए हम लोग अब 3 में देखते हैं, यहाँ पर -3 है। तो -3 में देखिए यहाँ पर तो आप लोग कहिएगा कि यहाँ पर चर नहीं है, हम लिख सकते हैं x के पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। किसी भी संख्या का हम लोग पावर 0 करते हैं तो उसका वैल्यू 1 आता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो -3x के पावर 0 कितना 1 हो जाएगा। तो हम लोग -3 इंटू 1 करेंगे तो फिर -3 ही आ जाएगा। इसीलिए हम -3 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, कि नहीं लिख सकते हैं। -3 को हम लोग -3 इंटू एक्स के पावर 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर ये -3 है, ये क्या है, ये अचर पद है और एक गुणांक भी है। किसका गुणांक है, ये x का गुणांक है। और x ये क्या हो गया, ये वेरिएबल हो गया जिसको हम लोग कहते हैं चर। और ये क्या होगा, इसका घात कितना है, इसका घात कितना है, शून्य घात है। तो इस प्रकार से बहुपद के प्रत्येक टर्म में चर होता है, गुणांक होता है, और क्या वेरिएबल होता है, इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे, और घात होता है। तो बहुपद को हम दो आधार पर बांटते हैं, एक पद के अनुसार और दूसरा घात के अनुसार। पद हम लोग जानते हैं कितना टर्म है, और डिग्री जो इसका पावर जितना होता है उसको हम लोग डिग्री कहते हैं। तो हम बहुपद के दो भाग में बांटते हैं, एक भाग किस चीज में बांटते हैं, पद के आधार पर, और दूसरा किस चीज पे, दूसरा बांटते हैं घात के आधार पर। अब देखिए पद के आधार पर मान लीजिए कि अगर एक ही पद हो, जैसे कि ये देखिए 3x², इसमें कितना सारा टर्म है, मात्र मात्र इसमें एक ही टर्म है। जिसमें एक और एक पद होगा उसको हम लोग कहेंगे एक पदी। एक पदी में क्या, जिसमें एक पद हो, एक पदी हो, जिसमें मात्र मात्र एक पद हो। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं, जैसे कि 3x -5y -2z²। तो ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया एक पदी बहुपद जिसमें मात्र मात्र एक ही पद है, ठीक है। दूसरा का देखिए हम लोग जिसमें दो पद उसको क्या कहेंगे, द्विपदी। इसमें कितना सारा टर्म होना चाहिए, इसमें दो टर्म होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए कि 3x - 4 5y + y² यहाँ पर देखिए द्विपदी बहुपद किसे कहेंगे, जिसका मात्र मात्र कितना टर्म हो, दो टर्म हो, एक टर्म दूसरा टर्म, एक दूसरा एक दूसरा। जिसमें मात्र मात्र दो पद हो उसे हम द्विपदी कहेंगे, जिसमें एक पद हो उसे एक पदी कहेंगे। यहाँ पर द्विपदी में देखिए एक पद ये हुआ, एक पद ये हुआ, इसमें द्विपदी है, इसे हम क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद। तीसरा का होता है त्रिपदी बहुपद। इसमें क्या होता है, इसमें तीन पद हो, ये क्या हो गया, त्रिपदी बहुपद किसे कहेंगे, जिसमें तीन टर्म हो, मतलब जिसमें तीन पद हो, एक पद दो पद और तीन पद, एक पद दो पद और तीन पद, एक पद दो पद और तीन पद। मतलब जिसमें एक पद हो एक पदी, जिसमें दो पद हो द्विपदी, और जिसमें तीन पद हो उसे हम लोग त्रिपदी बहुपद कहेंगे। तो इस प्रकार से पद के अनुसार पर तीन भाग में बांटा गया है, जिसमें चार पद हो सो चतुर्पदी और भी हो सकता है, लेकिन आपको मात्र मात्र यहाँ तक ही पढ़ना है। हम लोग देखते हैं घात के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है। अब देखिए घात के आधार पर देखिए क्या होगा, शून्य घाती। मतलब कि जिस बहुपद का मैक्सिमम घात 0 हो उसे हम शून्य घाती कहेंगे। जिस बहुपद का सबसे महत्तम घात अगर 1 होगा उसको हम रैखिक बहुपद कहेंगे। जिस बहुपद का सबसे महत्तम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। जिस बहुपद का सबसे महत्तम घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। हम लोग एग्जाम्पल की तरह देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर 5x⁻0 - 3, ठीक है ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें जो मैक्सिमम घात कितना है, 0 है। तो ये क्या शून्य शून्य घाती बहुपद हो गया। देखिए बहुपद का देखिए एग्जांपल, जैसे कि 5x - 4, इसमें मैक्सिमम घात कितना है, मैक्सिमम घात 1 है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। जैसे और एग्जाम्पल देखिए
कि y-4, इसमें क्या मैक्सिमम घात कितना है, 1 है। जब महत्तम घात 1 होता है तो हम उसको रैखिक बहुपद कहेंगे। अब द्विघात बहुपद किसे कहेंगे, जब मैक्सिमम घात 2 हो। जैसे देखिए x² माइनस 3x प्लस 4, इसमें मैक्सिमम घात कितना है, यहाँ देखिए घात 2 है, यहाँ पर घात 1 है, लेकिन सबसे ज्यादा घात कितना है, तो सबसे ज्यादा घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद होगा। त्रिघात बहुपद कब होगा, जब महत्तम घात 3 हो। जैसे देखिए 3x³ माइनस 4x, यहाँ पर देखिए मैक्सिमम घात कितना है, तो यहाँ पर मैक्सिमम घात 3 है, इसलिए हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे और एग्जाम्पल देखिए y⁻³ माइनस 5y प्लस 4, यहाँ पर मैक्सिमम घात कितना है, यहाँ पर मैक्सिमम घात 3 है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ये त्रिघाती बहुपद हो गया। ये कितने पद का बहुपद है, तो 1 और 2 पद का, तो द्विपदी बहुपद है। लेकिन कितने घात का बहुपद है, तो ये शून्य घाती बहुपद है, क्योंकि इसका मैक्सिमम घात कितना है, 0 है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि बहुपद के शून्यक, मतलब कि बहुपद के शून्यक, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। कि कोई भी हमको बहुपद दिया गया रहेगा और उसका हमको शून्यक निकालना है, उसका जीरोज निकालना है। हम लोग शून्य को और भी नाम से जानते हैं, इसको हम लोग रूट्स भी कहते हैं, इसको हम लोग हिंदी में मूल कहते हैं, इसका हम लोग हल भी करते हैं। देखिए शून्य के हम और नाम से जानते हैं कि उसका रूट्स निकालना, सॉल्यूशन करना। अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया रहेगा कि इसका हल कीजिए, तभी आपको शून्य के निकालना है। आपको कहेगा कि उसको शून्य के निकाले, तभी शून्य के निकालना है। अगर आपको कहेगा उसका मूल पता कीजिए, तभी आपको शून्य के निकालना है। तीनों एक ही चीज है। हम देखिए अब रैखिक बहुपद के बारे में बात करते हैं। तो रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, किस रूप में होता है, ax प्लस b में। यहाँ पर x का मैक्सिमम घात कितना है, 1 है, इसलिए कौन सा बहुपद होगा, ये रैखिक बहुपद होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a और b कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम a बराबर 0 नहीं रखेंगे। a बराबर अगर आप 0 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम 0 इंटू एक्स प्लस बी, यहाँ पर सीधे b बच जाएगा, मतलब कि b सीधे बच जाएगा ना। तो b क्या हो जाएगा, अगर b सीधे बच जाएगा तो ये रैखिक बहुपद नहीं होगा, ये शून्य बहुपद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका मैक्सिमम x का पावर कितना हो जाएगा, 0, इसीलिए शून्य घाती बहुपद हो जाएगा। इसीलिए हम a बराबर 0 नहीं रखेंगे। हम अब देखते हैं इसको शून्य कैसे निकालेंगे, रैखिक बहुपद का शून्य। हम आपको एग्जाम्पल थोड़ा समझाते हैं कि यहाँ पर देखिए 3x-4 है और इसका हमको शून्य का निकालना है, तो हम इसको बराबर क्या करेंगे, 0 रखेंगे। हम यहाँ पर 3x को रहने देते हैं, -4 थे, क्या करेंगे, +4 कर देंगे। ठीक है, +4 आ गया, x को x रहने देते हैं, 4 के 4 और 3 भाग में चला गया, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, x/4/3। शून्य क्या होता है, जैसे कि x-2 है, अगर इसका शून्य निकालना है तो हम x की जगह पर ऐसा वैल्यू रखेंगे कि पूरा इसका मान शून्य हो जाएगा। अगर हम लोग x के जगह पर यहाँ पर +2 रखेंगे तो शून्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए हम x जगह +2 रख दिए, -2 है, ये घट के कितना हो जाएगा, 0। तो यही इसका शून्य कहलाता है कि जिस वैल्यू को रखने पर पूरा मान शून्य हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसका शून्य कहते हैं। तो इसी प्रकार से देखिए हमको पूरा व्यापक रूप क्या है, ax प्लस बी। अगर हमको ax प्लस बी का शून्य निकालना है तो इसके बराबर 0 करेंगे, हम ax को रहने देंगे, प्लस बी इधर माइनस बी चला आएगा, और यहाँ पर देखिए a मल्टीप्लाई में इधर भाग में आ जाएगा, तो -b/a। तो इस प्रकार से हम रैखिक बहुपद का शून्य पता कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, -b/a। और यहाँ पे b क्या है, b यहाँ पर क्या है, अचर पद है। और यहाँ पे a क्या है, जो a है x का क्या है, गुणांक है। और यहाँ पर देखिए माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। तो क्या फॉर्मूला बन गया कि अगर रैखिक बहुपद का हमको शून्य का निकालना है तो क्या करेंगे, माइनस अचर पद लिखेंगे बट्टा x का गुणांक लिखेंगे। जैसे कि यही उदाहरण देखिए 3x-4 का हमको शून्य का निकालना है तो क्या करेंगे, हम पहले अचर पद लिखेंगे। अचर पद कितना है, -4 है ना, पूरा हम साथ में लेते हैं -4। तो देखिए अचर पद -4 है, और फॉर्मूला में क्या है, प्लस से भी माइनस है, बट एक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक 3 है, यहाँ पर 3 लिख दिए, माइनस माइनस +4 हो गया, +4/3। देखिए ऐसे ही 4/3 और ऐसे भी 4/3 ही शून्य का आया। मतलब किसी भी रैखिक बहुपद का अगर हमको शून्य का निकालना है तो क्या करेंगे, माइनस अचर पद बटे एक्स का गुणांक, इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं।
अब देखिए मैं इसका ग्राफ खींचता हूँ, जैसे एग्जाम्पल में तौर पे देखिए x-2, इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं। अब देखिए जो समीकरण दिया गया है x-2, उसका हमको ग्राफ लेना है। तो ग्राफ कैसे खींचेंगे, देखिए हम लोग नमा में पढ़े हैं, फिर मैं बता दे रहा हूँ अभी। हम लोग रखते हैं x की जगह पर क्या रखेंगे, मान लीजिए कि हम लोग x की जगह पर रखते हैं 0। एक जगह पर जीरो रखेंगे तो 0-2 बराबर y, तो y बराबर कितना हो गया, y बराबर -2 आ गया। हम लोग रखते हैं x के जगह पर 1, तो 1-2 बराबर y कितना हो जाएगा, -1। तो यहाँ पर देखिए हम रखे 1 तो आ गया क्या, -1। ठीक है, अब हमें इस जो वैल्यू आया है उसको हम ग्राफ में दिखाते हैं। x का मान 0 यहाँ पर होगा, तो y का मान -2 कहाँ, यहाँ पर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अब दूसरा देखिए कि x का मान 1 है तो y का मान -1 है, तो -1 यहाँ पर हम इसको ग्राफ खींचते हैं। इसका ग्राफ अगर हम लोग खींचेंगे तो इस प्रकार से इसका ग्राफ आएगा। देखिए ये जो ग्राफ है वह एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर काट रहा है, ये जो ग्राफ है यह एक्स एक्सिस को मात्र एक ही पॉइंट पर काट रहा है। तो देखिए जो रैखिक बहुपद होता है वह एक्स अक्ष को कितने पॉइंट पर काटता है, जो रैखिक बहुपद जो होता है वह एक्स अक्ष को एक ही पॉइंट पर काटता है। और जो रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वह क्या होता है, एक लीनियर लाइन होता है, एक सरल रेखा होता है। ठीक है, तो रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होता है, रैखिक बहुपद ग्राफ को एक बार काटता है। ठीक है, अगर ऐसा रहेगा कि अगर ऐसा भी किसी प्रकार से काटे, लेकिन रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को मात्र एक ही बिंदु पर काटेगा। ठीक है, एक से ज्यादा बिंदु पर नहीं काट सकता है, एक से ज्यादा बिंदु पर नहीं काट सकता है ग्राफ। हाँ, लेकिन एक से कम बिंदु पर काट सकता है। जैसे देखिए कि ग्राफ ऐसे है, तो अगर रैखिक समीकरण ऐसे हो गया तो ये एक्स इसको एक भी बिंदु पर नहीं काटा, मतलब कि हम लोग क्या देखें कि रैखिक बहुपद एक बिंदु पर काट सकता है या एक भी बिंदु पर नहीं काट सकता है। तो रैखिक बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं, तो रैखिक बहुपद के शून्यक 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं। जितना बार एक्स एक्सिस को काटेगा, जितना बार जो एक्स अक्ष को कोई लाइन काटेगा उतना ही उसका शून्यक होगा। यहाँ पर कितने बार काट रहा है, एक, तो इसका शून्य कितना होगा, एक शून्यक होगा। ये कितना बार काट रहा है, 0 बार, इसका कितना शून्यक होगा, 0 शून्यक होगा। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते। अब हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद। तो देखिए द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। हम क्या बोले थे कि द्विघात बहुपद का जो महत्तम डिग्री होगा या महत्तम घात होगा कितना होगा, 2 होगा। पर 2 है कि नहीं महत्तम घात, तो इसी प्रकार से द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होगा। ठीक है, अब हम देखिए कोई द्विघात बहुपद लेते हैं उसका हम लोग शून्यक निकालते हैं। अब देखिए ये कोई द्विघात बहुपद का हम लोग शून्य कैसे निकालेंगे, हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं द्विघात बहुपद का शून्य निकाला। हम फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा रिकैप करा दे रहे हैं, आप लोग ठीक से देखिए कि शून्य हम कैसे निकालते हैं द्विघात बहुपद का। तो द्विघात बहुपद का मिडिल टर्म होता है 5x। हम इसको इस प्रकार से तोड़ेंगे। सबसे पहली बात क्या कीजिए कि जो 3x² है इसको हम लोग लास्ट वाले से गुना करेंगे। देखिए क्या होगा, हम लोग रफ वर्क करते हैं। सबसे पहले तो हम ये करेंगे 3x² गुने लास्ट वाला से गुना करेंगे -2, क्या हो जाएगा, -6x²। अब जो ये मिडिल टर्म है 5x, हम इसको इस प्रकार से तोड़ेंगे कि गुना करके -6x² पूरे और जोड़ या घटाव करके 5x पूरे। तो चलिए हम देखते हैं, 4 करेंगे और 1 करेंगे, 4x + 1x 5x हो जाएगा। लेकिन गुना करेंगे 4x × 1x तो 6x² तो नहीं पड़ेगा, तो ये हम नहीं लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, 2 करेंगे 2x और 3x। देखिए 2 3 5x तो हो जाएगा और 2 3 6 भी हो जाएगा, लेकिन -6 लाना है। लेकिन 2 3 गुना करेंगे तो -6 नहीं +6 हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसीलिए ये नहीं लेंगे। हम लोग क्या ले सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं +6x और -1x। अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x अब -1x 5x तो पुर जाएगा। और गुना करेंगे तो 6 में -x से गुना करेंगे तो -6x², तो इसीलिए हम यही पेयर लेंगे। ठीक है, अब हम 3x को 3x² रहने देंगे, +5 से हम क्या कितना कितना लिख सकते हैं, +6x अब -x अब -2 करते हैं। अब देखिए हम लोग इसमें से 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x + 2 बच गया। ठीक है, इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x
+2। अब देखिए यहाँ पर भी x+2, यहाँ पर भी x+2। अब x+2 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, यहाँ पर 3x बच गया और यहाँ पर 1 बच गया। अब देखिए शून्य का मतलब क्या कि इसका जो बहुपद है वो शून्य होना चाहिए, तो इसको शून्य होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक बार x+2 के बराबर 0 करना पड़ेगा या 3x-1 के बराबर 0 करना पड़ेगा। ठीक है, अगर x बराबर यहाँ पर -2 आ गया और यहाँ पर x बराबर कितना हो गया +1 और यहाँ पर x बराबर कितना हो गया 1/3। तो इस प्रकार से हम लोग शून्य को निकाल सकते हैं। जितने घात का बहुपद होगा उतना ही उतना ही शून्यक होगा। द्विघात सॉरी अगर द्विघात बहुपद है उसका घात 2 है तो उसका जो मैक्सिमम शून्यक होगा वो 2 ही होगा। त्रिघात बहुपद है उसका मैक्सिमम शून्य कितना होगा 3 ही होगा। रैखिक बहुपद है उसका मैक्सिमम शून्य कितना होगा 1 ही होगा। देखिए एक शून्यक -2 और एक शून्यक 1/3 है, हम इस दोनों शून्य को जोड़ते हैं। देखिए शून्य को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या करेंगे -2 और +1/3, यहाँ पे एलसीएम 3 आ जाएगा, -6 + 1 मतलब कि -5/3। ठीक है, अब जो -5/3 है हम लोग इसमें देखेंगे। यहाँ पर देखिए व्यापक रूप क्या होता है ax² + bx + c। यहाँ पर a का मान कितना है 3 है, b का मान कितना है 5 है और c का मान कितना है -2 है। अब यहाँ पर देखिए हमको -5 किसका मान है, ये 5 तो b का मान है, 5 है किसका मान b का मान, लेकिन माइनस नहीं है तो माइनस हम लगा देंगे। और 3 किसका मान है a का, तो a हो गया। तो इस प्रकार से संबंध हो गया क्या कि -b/a क्या होगा शून्यक का योग होगा। अगर हम लोग इसमें गुना करते हैं -2 × 1/3 तो क्या हो गया -2/3। यहाँ पर -2 क्या है c है और a क्या है, देखिए -2 बराबर c है कि नहीं, पूरा -2 बराबर c है, c हो गया, एक जब कितना है 3 तो यहाँ पर a हो गया। तो इस प्रकार से शून्यक का जो गुणनफल होगा वो कितना होगा c/a और जो शून्यक का योगफल होगा वो -b/a। यहाँ पर b क्या है, तो यहाँ पर b है x का गुणांक, यहाँ पर b क्या है x का गुणांक, या b क्या है x का गुणांक, बट ए क्या है, ए है x² का गुणांक, ए क्या है x² का गुणांक, तो x² का गुणांक। यहाँ पर c क्या है, c है अचर पद और यहाँ पर ए क्या है x² का गुणांक। तो इस प्रकार से रिलेशन होता है शून्यक में, और शून्यक योगफल होगा तो -b/a और अगर गुणनफल होगा तो c/a। ये जो द्विघात बहुपद है यहाँ पर इसका व्यापक रूप है ax² + bx + c। हम लोग a बराबर 0 कभी नहीं रखेंगे, अगर a बराबर 0 रख देंगे तो वो द्विघात बहुपद ना होकर वह रैखिक बहुपद हो जाएगा। क्यों, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, पर जगह से bx + c जो कि रैखिक बहुपद है, इसलिए हम लोग a बराबर को 0 न रख के बाद सब कुछ रख सकते हैं, b बराबर हम सब कुछ रख सकते हैं और c बराबर भी हम लोग सब कुछ रख सकते हैं। ठीक है, अब लोग देखिए हम क्या बोले हैं कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे 2 होंगे। तो मान लिए कि माना कि द्विघात बहुपद का शून्य क्या होगा, अल्फा और बीटा हम लोग मान लेते हैं कि एक शून्यक अल्फा है दूसरा शून्यक बीटा है। हम क्या बोले कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होगा, एक अल्फा मान लिए और एक बीटा मान लिए। अगर हम दोनों शून्यकों का योगफल निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, मतलब 2 शून्यकों का योगफल निकालते हैं तो क्या आता है b तो आता है बटा क्या आएगा a आएगा, लेकिन b का आगे क्या -b/a आएगा। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, मतलब 2 शून्यकों का गुणनफल कितना आएगा तो c/a आएगा। ठीक है, ये हो गया। तो आपको ये आपको होगा शून्यकों का योगफल -b/a और शून्यकों का गुणनफल c/a। यहाँ पर b क्या है x का गुणांक है, x का गुणांक, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, बट ए क्या है अचर पद, सॉरी ए क्या है ए x² का गुणांक है। यहाँ पर c क्या है, c यहाँ पर अचर पद है, और ए क्या है ये यहाँ पर x का गुण, ए क्या है ये x² का गुणांक है। हम लोग इसको याद कैसे करेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होगा -b/a और द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा c/a। b/a
C/A। एक माइनस लगेगा, इसमें प्लस लगेगा, ठीक है, माइनस प्लस, एक माइनस लगेगा और एक में प्लस लगेगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, अगर हमको शून्य दे दिया गया रहेगा और तब हमको कहेगा कि बहुपद निकालो, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए उसके लिए एक फॉर्मूला है। देखिए अगर शून्य का मालूम हो, जैसे कि हमको अगर हमको शून्य का योगफल मालूम है और शून्य का गुणनफल मालूम है, तो हम लोग बहुपद निकाल सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कि हमको अल्फा प्लस बीटा मालूम है और अल्फा इंटू बीटा मालूम है, तो हम लोग शून्यक निकाल सकते हैं। कौन सा शून्यक? इसमें दो है, मतलब कि द्विघात बहुपद हम निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला होगा? तो ए लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर प्लस लिखे, यहाँ पर माइनस लिखेंगे, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। अब यहाँ पर माइनस लिखे तो क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा। तो यही फॉर्मूला से हम लोग, अगर हमको पता रहेगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा पता रहेगा, तो हम लोग बहुपद निकाल सकते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा का जगह पर हम रख देंगे और अल्फा बीटा का रख देंगे, तो हम लोग निकाल सकते हैं। मैं आपको इसके बाद लेक्चर में पूरा बहुपद का पूरा क्वेश्चन, जितने भी कंसेप्ट होते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ आपके कंसेप्ट पे। अब देखिए हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद के ग्राफ। द्विघात बहुपद के ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। ये दो बिंदु पर काटता है, मतलब क्या होगा? इसका शून्य कितना होगा? दो। जो एक्स एक्सिस को जितने बिंदु पर काटता है उतना उसका शून्यक होता है। ये दो बिंदु पर काटता है, मतलब इसका शून्य कितना होगा? दो होगा, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है, तो ये क्या होगा? यहाँ पे एक ही बिंदु पर काट रहा है, मतलब इसका एक भी शून्यक हो सकता है। या ये ऐसे भी हो सकता है, मतलब कि एक भी बिंदु पर ना काटे, मतलब कि इसका शून्य भी शून्यक हो सकता है। मतलब क्या? कि द्विघात बहुपद के सबसे ज्यादा दो शून्यक हो सकता है, इसके बाद एक शून्यक भी हो सकता है, या एक भी शून्यक नहीं हो सकता है। ये तीनों केस संभव है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? इस ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं? परवलय। अंग्रेजी में कहते हैं पाराबोला, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। देखिए घटते जा रहा है, तीन के बाद दो, दो के बाद एक, एक के बाद सीधे एक भी नहीं। जैसे हम द्विघात बहुपद देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब घटते जा रहा है। इसी प्रकार से त्रिघात में भी घटते चला गया। हम लोग क्या बोले थे कि जितना इसका घात होगा उतना उसका मैक्सिमम शून्यक भी हो सकेगा। तो मतलब यहाँ पर शून्य कितना होगा? त्रिघात बहुपद के सबसे ज्यादा शून्यक तीन हो सकते हैं, या दो भी हो सकते हैं, या एक भी हो सकते हैं, या एक भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तीन हो सकते हैं। तीन के बाद कुछ भी द्विघात बहुपद का शून्यक नहीं हो सकता है। यहाँ पर हम लोग भी ए बराबर जीरो नहीं रखेंगे, बाकी बात कुछ बराबर रख सकते हैं, लेकिन हम लोग ए बराबर जीरो नहीं रखेंगे। तो त्रिघात बहुपद में क्या होगा? इसका व्यापक रूप होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए जहाँ पर ए बराबर जीरो नहीं होगा। त्रिघात बहुपद कितने शून्यक होंगे? तीन शून्यक होंगे। मान लिया कि इसका तीन शून्यक कौन कौन सा? अल्फा है, बीटा है और गामा है। हम लोग क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब तीनों शून्य का अगर योगफल निकालेंगे तो क्या आएगा? अगर हम लोग तीनों शून्य का योगफल निकालेंगे तो एक इतना ही आएगा, बी आएगा बटा ए आएगा। लेकिन बी से पहले क्या आएगा? माइनस बी बटा ए। बी क्या है? बी है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ए क्या है? ए है एक्स क्यू का गुणांक, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग क्या लिखेंगे? अल्फा बीटा, बीटा अल्फा, अल्फा गामा। मतलब क्या? कि हम लोग तीनों, मतलब कि दो जो तीन शून्य के मेरे पास, एक बार इससे अल्फा बीटा का जोड़ा ले लिए, एक बार अल्फा गामा का जोड़ा ले लिए, और एक बार बीटा गामा का जोड़ा ले लिए। दो दो का जोड़ा लेकर हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? सी बटा ए। देखिए माइनस आ गया और एक बार प्लस आएगा, ठीक है। सी बटा ए, हम लोग यहाँ पर थे तो बी बटा ए, माइनस बी बटा हो गया। इसके बाद यहाँ पर आ गया सी बटा ए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सी क्या है? सी है एक्स का गुणांक बटा ए क्या है? ए है एक्स क्यू का गुणांक। और यहाँ पर देखिए अल्फा बीटा गामा, अगर हम तीनों को गुना कर दिए तो कहाँ पहुंचेंगे? देखिए हम लोग पहले थे ए नीचे आ गया, सब में ए नीचे आ गया, ठीक है। हम लोग जब सब का सम में किए तो बी आ गया। इसके बाद हम लोग दो दो का जोड़ा किए तो सी आ गया। अब किसका बारी आ गया? डी का बारी आ गया। लेकिन देखिए माइनस प्लस अब क्या होगा? अब किसकी बारी आई? माइनस प्लस फिर माइनस, और डी के डी रहेगा और ए नीचे फिक्स रहेगा।
डी बटा ए, और यहाँ पर डी क्या है, यहाँ पर डी लिखेंगे अचर पद, लेकिन बाहर माइनस से तो माइनस लगाएंगे, बट है ए क्या है, ए एक्स क्यू का गुणांक है। तो इस प्रकार से हम त्रिघात बहुपद में उसके शून्यक और गुणांक में संबंध लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को याद भी हो गया होगा कि देखिए बी माइनस बी बटा ए, सी बटा ए, डी बटा ए सब में नीचे में रहेगा, यहाँ पर माइनस बी फिर प्लस सी और फिर माइनस डी। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि त्रिघात बहुपद का ग्राफ कितना कैसा होता है और यह कितने बार एक्स एक्सिस को काटता है। जो त्रिघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए कितने बिंदु पर काटा है, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु। तो ये तीन बिंदु पर काट रहा है, मतलब कि त्रिघात बहुपद के जो शून्यक होंगे तीन हो सकते हैं, या ऐसे भी हो सकता है, मतलब ये कितने बिंदु पर काटा, मात्र दो बिंदु पर काटा, या ऐसे भी हो सकता है ये कितने बिंदु पर काटा, एक बिंदु पर भी नहीं काटा। तो इस प्रकार से तीन सबसे ज्यादा होगा, दो भी होगा, एक भी हो सकता है, दो भी या जीरो भी हो सकता है। तो त्रिघात बहुपद के इस प्रकार ग्राफ होंगे जो मैक्सिमम तीन बार एक्स एक्सिस को काटेंगे। ठीक है, अब हमको देखिए, अगर हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस का मतलब शून्यकों का योगफल दे दिया, शून्यकों का गुणनफल दे दिया और शून्यकों के दो दो करके अगर हम लोग जोड़ेंगे वो भी दे दिया, तो हम लोग त्रिघात बहुपद कैसे निकालेंगे। अगर तुम का इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए सिंपल है कि ए तो पहले समय फिक्स रहेगा, यहाँ पर त्रिघात बहुपद की बात हो रही है तो एक्स क्यू होगा, देखिए प्लस हो गया, इसका माइनस आएगा, माइनस आएगा, इसका क्या लिखेंगे, अल्फा लिखेंगे, प्लस बीटा लिखेंगे, प्लस गामा लिखेंगे। देखिए एक्स क्यू के बाद हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, माइनस का हो गया, इसका क्या प्लस लिखेंगे। अब क्या करेंगे, दो दो वाला जोड़ा लिखेंगे, अल्फा बीटा, बीटा गामा, प्लस गामा अल्फा। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर हो गया, अब क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, फिर प्लस हो गया, फिर माइनस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा गामा। तो इस प्रकार से हम त्रिघात बहुपद निकाल सकते हैं, अगर हमको अगर सम पता हो, उसका दो दो करके गुना पता हो, और तीसरा बात उसका गुणनफल पता हो, तो हम लोग त्रिघात बहुपद निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या, कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसी को हम लोग भाग एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे देखिए हमको 2 से 5 में भाग देना है, तो 2 दूनी 4, मतलब यहाँ पर एक बच गया, ये क्या हो गया, ये हो गया भाज्य, ये क्या हुआ, ये हुआ भाजक, ये क्या हुआ, ये हुआ भागफल, और जो बच गया वो क्या हो गया, शेषफल। हम लोग बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाजक बराबर होगा कि भाज्य बराबर होगा। तो भाजक मतलब क्या, जो उसको विभक्त कर रहा है, उसको बांट रहा है, हम लोग दो से न बांट रहे हैं, तो इसलिए भाजक क्या होगा, जिसे हम लोग बांट रहे हैं, मैं जो भाग दे रहे हैं वो होगा। हम लोग पहले लिखेंगे बीच वाला, देखिए बीच वाला 5 लिख दिए, इसके बाद 2 गुने, ये इसमें इससे गुना करेंगे 2, अब +1, तो देखिए 5 बराबर 2 दूनी 4 +1, मतलब 5 बराबर 5। तो इस प्रकार से ये होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अगर बहुपद का भाग अगर दे दिया गया होगा, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, तो जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि बहुपद का जो भाग होगा कैसे बनेगा। तो देखिए हमको एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देना है, किस में, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5x-3 में। तो देखिए हम लोग किस प्रकार से देंगे, मैं इस तरीके से बताऊंगा कि आप लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा और कभी भी नहीं भूलिएगा। देखिए हमको इसमें से इसको भाग देना है, तो सबसे पहले ये वाला टर्म लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स क्यू, यहां से हम लिखेंगे कौन सा, यहां से हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एक्स क्यू है, तो एक्स कितना बार, एक बार, दो बार, तीन बार, यहाँ पे कितना है, एक बार, दो बार, एक बार से दो, दो बार से दो बार कट के कितना बच गया, सिर्फ और सिर्फ एक्स बच गया। हम लोग जो बच गया वो उसको यहाँ पर लिखेंगे। अब इस एक्स से हम इस दोनों में गुना करेंगे, तो अब देखिए हम लोग गुना करेंगे तो क्या होगा, इस एक्स से हमको गुना करना है किस में,
एक्स स्क्वायर माइनस 2 में गुना करना है। गुना कीजिए, एक्स में एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू। एक्स में माइनस 2 से गुना करेगा तो माइनस 2x। अब देखिए हम लोग एक्स क्यू है तो इसको एक्स क्यू वाला के नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस 2x, तो हम लोग एक्स वाला के नीचे लिखेंगे। यहाँ पर एक्स वाला है इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, माइनस 2x। ठीक है, अब हम लोग देखिए घटाएंगे तो घटाव में क्या होता है, साइन चेंज होता है। यहाँ पर क्या है, प्लस का साइन है ना। ठीक है, तो प्लस देखिए प्लस का साइन है तो प्लस का साइन चेंज हो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस तो ये क्या प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। बस यहाँ पर क्या है, -3x² -3x² हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर देखिए +5 +2 +7x और -3 का -3। अब हमको फिर भाग देना है, हम देखिए फिर कैसे देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए क्या है, -3x², हम लोग फिर लिखेंगे -3x²। अब इस बार क्या करेंगे, हम लोग फिर x² से भाग देंगे। इस बार क्या होगा कि x² से x² कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -3, तो हम लोग यहाँ पर -3 लिखेंगे। और फिर -3 से गुना करेंगे तो -3x²। अब देखिए माइनस माइनस +6। अब लोग 6 वाला कहाँ है, कांस्टेंट वाला कहाँ है, यहाँ पर है, हम इसके बगल में लिखेंगे +6। अब देखिए फिर प्लस हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा 7x। और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -9। तो इस प्रकार से हम लोग भाग दे सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को भाग समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर हम लोग कभी भाग दिए लेकिन शेषफल उसका अगर 0 बच गया, तब वहां पर क्या कहेंगे, तब वहां पर हम लोग कहेंगे, जो देखिए हम लोग आगे देख, हम लोग ऐसे भाग देते हैं। हम लोग इसको कहते हैं p इंटू एक्स, इसको हम लोग कहते हैं g इंटू एक्स, और इसको कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं q इंटू एक्स, और इसको जो शेषफल बच जाता है उसको हम लोग कहते हैं r इंटू एक्स। तो इस प्रकार से होता है। कभी भी r इंटू एक्स बराबर 0 हो गया तो ये g इंटू एक्स होगा, वो p इंटू एक्स का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, कभी भी अगर r इंटू एक्स बराबर 0 हो गया तो वो p इंटू एक्स g इंटू एक्स का क्या होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है, तो आज के लिए इस बात, थैंक यू।